डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस कक्षा में हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर प्रशासनिक व्यवहार के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक व्यवहार आपके सिलेबस की एक महत्वपूर्ण इकाई है तथा लोक प्रशासन को समझने के लिए प्रशासनिक व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। प्रशासनिक व्यवहार जो संगठनात्मक व्यवहार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसका पर्याय भी माना जाता है। संगठन में कार्यरत व्यक्ति, उनके समूह संरचना का व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभावी प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन बिंदु है। प्रशासनिक व्यवहार या संगठनात्मक व्यवहार के संबंध में हाथारण एक्सपेरिमेंट की भूमिका भी बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि संगठन के मानव संबंधों तथा अनौपचारिक परिदृश्य को इन्हीं प्रयोग के माध्यम से पहली बार गंभीरतापूर्वक सामने लाया गया था। वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अध्ययन का एक पृथक और विशिष्ट क्षेत्र भी बन चुका है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरणा, मनोबल, समूह गतिशीलता, व्यक्तित्व, कार्य संतुष्टि, सत्ता, वार्ता, संघर्ष, कार्य संरचना, संगठनात्मक कार्य, संस्कृति आदि अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है। मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं कि उनको तो एक संगठनात्मक व्यवहार के ऊपर उनका तो एक पृथक से पूरा पेपर होता है जो MBA वगैरह में पढ़ते हैं। तो इस इकाई में हम आज संचार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। संचार जिसे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। संचार से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सूचना एक जगह से दूसरी जगह जो हम पहुंचाने के संबंध में हमारे दिमाग में जो एक विचार आता है वही मोटे तौर पे संचार कहलाता है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि आज के युग में बिना संचार या संप्रेषण जीवन की कल्पना करना असंभव है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि आज के समय में हम बिना मोबाइल या बिना टेलीफोन के हम रह सकें, बिना दूर संचार के माध्यमों के बिना हम रह सकें? कोई ज़माना था जब लोग रहते थे, लेकिन आज नहीं रह सकते, क्योंकि आज हमारी आवश्यकताएं और हमारी जो जीवनचर्या है वो इस तरह की हो गई कि हम इस पे बहुत कुछ निर्भर हो गए हैं। सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं का प्रेषण एक स्वाभाविक रूप से मानवीय एवं संगठनात्मक आवश्यकता है। लुथांस ने कहा है कि कुछ अनुमानों के अनुसार मानव जीवन के 3/4 सक्रिय भाग में संचार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि संचार जीवन के हर क्षेत्र में और हर कहीं है। विश्व की जो सभी समस्याएं हैं उनका जो मूल कारण है और कम से कम व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की समस्याओं का प्रमुख कारण तो यही है कि हम उस व्यक्ति तक हमारी बात को सही ढंग से नहीं पहुंचा पाते हैं। क्योंकि अगर हम हमारी बात को सही ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे तो एक गैप आ जाता है और वो फलस्वरूप सही ढंग से वो समझ नहीं पाता, तो वो समस्या जस की तस बनी रहती है। तो प्रशासनिक संगठनों की जो अधिकांश समस्याएं हैं और प्रक्रियाएं हैं वो सीधे संचार व्यवस्था के साथ जुड़ी होती है। इनमें अभिप्रेरणा, समन्वय, नेतृत्व, नियंत्रण, सत्ता, आदेश, अनुशासन आदि भी प्रमुख है। वस्तुतः मानव शब्दों के बजाय व्यक्ति पर ही ध्यान दिया जाता है। संचार की हम कुछ एक परिभाषाएं देख सकते हैं, जैसे कि संचार के लिए ओडवे टीड ने कहा है कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार और भावनाएं दूसरे तक पहुंचाता है। पीटर ड्रकर का मानना है कि संचार किसी भी उद्यम के भीतर विभिन्न क्रियात्मक समूह की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वे एक दूसरे के कार्यों और चिंताओं को समझते हैं। मिलेट कहता है कि साझा उद्देश्य की साझा समझ ही संचार है। साझा उद्देश्य की साझा समझ ही क्या है? संचार है। तो आपको पुस्तक में आप देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। कहने का अभिप्राय है कि संचार एक सतत और अनवरत प्रक्रिया है। किसी तथ्य, सूचना या भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की भी एक प्रक्रिया है। कई माध्यमों या प्रणालियों के द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। प्रेषक, सूचना, माध्यम, प्राप्तकर्ता तथा प्रत्युत्तर इत्यादि इसमें मुख्य तत्व है। आधुनिक संगठनों तथा मानव जीवन का एक आधार है।
व्यवहार विनिमय का एक परिचायक है जिसका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना होता है। तो संचार वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार वह है जो समझा गया है, बल्कि संचार समझा गया है, क्योंकि संचार प्रक्रिया संचार प्राप्तकर्ता की समझ तथा व्याख्या पर अधिक निर्भर करती है। सारांश संचार आपस की क्या है, समझ होती है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग को ही हम संचार कह सकते हैं। तो शेयर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाती है, वही संचार कहलाती है, कि आपस में एक दूसरे के साथ में जो बात कही गई वो समझी भी गई, तो वही उसी से अभिप्राय संचार का निकलता है। संचार की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है? तो संचार की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आधुनिक जो संचार व्यवस्था के युग में विश्व एक सिमटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो संचार की तीव्रता, सुगमता और व्यापकता ने बहुत सी दूरियां भी कम की है, इसलिए संचार को प्रशासन के एक प्रमुख सिद्धांत में माना गया है। मिलेट ने तो संचार को प्रशासनिक संगठन की रक्तधारा कहा है, और पिफनर कहता है कि संचार प्रबंध का हृदय है। पिफनर ने संचार को प्रबंध का हृदय माना है। तो हम इसका महत्व इस तरह से देख सकते हैं कि संचार के कारण संगठन में गत्यात्मकता आती है, जीवंत वातावरण बना रहता है, निर्णय लेने या समस्याओं के समाधान के लिए भी आवश्यक तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े संचार के माध्यम से एकत्रित होते हैं। संतुलन, नियंत्रण, समन्वय, नियोजन तथा एकीकरण हेतु संचार एक सशक्त उपकरण है। संगठन के जो संबंध होते हैं, व्यवहार है तथा सहयोग से संबंधित जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो संचार प्रक्रिया के द्वारा ही संचालित हो पाती है। संगठन के आंतरिक कार्यकलाप, बाहरी संगठनों से उसका संपर्क, संसाधनों का एकत्रीकरण और सदुपयोग, उत्पादन या सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी संचार अत्यंत आवश्यक है। संगठन की कुशलता, कार्मिक संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि, शिकायत निवारण, प्रशासनिक प्रभावशीलता, संगठनात्मक विकास, सुधार एवं नवाचार, सुलह वार्ता, इन सब के लिए अनुशासन चाहिए, अनुशासन के लिए संचार चाहिए। संचार प्रबंध की एक प्रमुख समस्या भी है, अर्थात संचार अपने आप में संगठन का एक प्रमुख कार्य है। ये एक ऐसा कार्य है जो दूसरे कार्य या प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। अर्थात ये कार्य किस प्रकार का है कि ये एक दूसरे को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी ये प्रभावित करता है। तो संचार व्यवस्था के अभाव में संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना अत्यंत मुश्किल है। चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जा सकता है। कार्मिकों का मतलब होता है कर्मचारी, तो कार्मिकों में अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन, मनोबल या दंड के प्रति भय उत्पन्न करने तथा संपूर्ण संगठन की व्यवस्था को या अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी भी विधि का प्रयोग किया जाए, संचार अत्यंत आवश्यक है। अर्थात संचार हर स्थिति में आवश्यक है। यूनेस्को ने भी संचार को आवश्यक माना है। कहने का अभिप्राय है कि संचार एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि संचार के विभिन्न तत्व क्या हो सकते हैं। तो संचार के जो विभिन्न तत्व हो सकते हैं, भाई प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में संचार अवश्य करता है, क्योंकि यह एक महज प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्यता भी है। संचार की प्रक्रिया में सामान्यतः ये कहा जाता है, माना जाता है कि 5 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि जो सूचना दाता है, संप्रेषक या सूचना दाता, जिसे सेंडर कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा एक सूचना या जानकारी, जिसे मैसेज कहा जा सकता है। तीसरा सूचना का माध्यम या विधि, मीडियम। चौथा है कि सूचना का कोई प्राप्तकर्ता होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। और पांचवा है कि प्रत्युत्तर या वांछित प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, अर्थात फीडबैक। तो सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक, इन्हीं सब से मिलकर के क्या बनती है, एक संचार की प्रक्रिया बनती है। अर्थात सेंडर से लेकर के जो फीडबैक है वो एक पूरी संचार की प्रक्रिया को दर्शाता है। संचार की प्रक्रिया में
पांचवें तत्व महत्वपूर्ण है। संप्रेषक वह जो किसी जानकारी, आंकड़े, आचरण, विचार, भावना और सम्मति को दूसरे व्यक्तियों को संप्रेषित करना चाहता है। सूचना के रूप में अभिव्यक्त होती है, अर्थात सूचना अपने आप में सजीव या गतिशील नहीं होती, बल्कि संप्रेषक द्वारा धकेलने और उचित माध्यम विधि के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये संचार के महत्वपूर्ण तत्व हैं। संचार के विभिन्न प्रकार होते हैं। संदेश या सूचना की प्रकृति, प्राप्तकर्ताओं के समूह, सूचना संगठन की वैधानिकता, संगठन में सूचना का प्रवाह तथा संचार प्रक्रिया के माध्यम आदि के आधार पर संचार के कई प्रकार हो सकते हैं। हम यहाँ मोटे मोटे इसके प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि माध्यम के आधार पर संचार के प्रकार कि भाई मौखिक संचार हो सकता है। मौखिक का मतलब मुँह से कह दिया जाए, या लिखित भी हो सकता है कि लिख करके बताया जाए। लिखित में प्रतीकात्मक संचार भी हो सकता है। दूसरा एक प्रवाह के आधार पर संचार होता है, जैसे कि डाउनवर्ड संचार या अधोगामी संचार, कि जब ऊपर से नीचे की ओर, जब संगठन के उच्चाधिकारी अपने निम्नाधिकारियों या अधीनस्थों तक कोई सूचना या आदेश भेजते हैं तो वह अधोमुखी संचार या डाउनवर्ड संचार कहलाता है। अपवार्ड संचार या उर्ध्व संचार कौन सा होता है कि जब संगठन के निम्न स्तर के या निम्नतम स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रभाव होता है तो ऊर्ध्वगामी संचार होता है। इसकी प्रकृति प्राय प्रार्थनात्मक होती है। इस प्रकार के संचार में मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना तथा योजना और बजट निर्माण आदि प्रमुख होते हैं। एक है जैसे समस्तरीय, क्षैतिज या पार्श्व हॉरिजॉन्टल संचार हो सकता है। जब संगठन या पशुपालन क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो ये पार्श्व या समस्तरीय क्षैतिज संचार भी कहलाता है। अर्थात एक ही स्तर के जो विभिन्न व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, वो जब संचार करते हैं तो इस प्रकार का संचार होता है। एक संचार का प्रकार होता है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक या इसे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रेपवाइन से भी प्राय अंगूर लता, जैसे अंगूर की लता कहीं भी फैल जाती है, वैसे ये संचार भी कहीं भी फैल जाता है। ये वह संचार है जो संगठन व कार्मिकों के परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। जब संगठन में औपचारिक प्रकृति का संचार कम हो जाता है तो अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि मानवीय स्वभाव है जो जिज्ञासा और उत्सुकता से परिपूर्ण होता है। संगठन में अनौपचारिक संचार या अंगूरलता संचार के प्रतिपादक कीथ डेविस को माना गया है, जो ये कहते हैं कि इस संचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, रोका भी नहीं जा सकता। मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी इत्यादि अनौपचारिक संचार के विभिन्न माध्यम हैं। इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष है कि इससे अफवाहों का प्रसार होता है, र्यूमर्स बढ़ती है। यद्यपि अनौपचारिक संचार ऊर्ध्व तथा पार्श्व संचार की कमियों को दूर करता है। यदि संगठन में उच्चाधिकारियों को अनौपचारिक समूह का ज्ञान नहीं हो तो निसंदेह सूचना आदान प्रदान से समन्वय प्रक्रिया सरल बनाई जा सकती है, वरना जो अंदरूनी संघर्ष, विध्वंसकारी प्रवृत्तियाँ सिर पर उठ सकती है। इसलिए संचार के विभिन्न माध्यम हैं जिनके बारे में हमने देखा है। अनौपचारिक संचार की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि इसमें अफवाहें या भ्रांत सूचनाएं होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शीघ्रता से संचालित होती है और इनका सत्यापन नहीं किया हुआ होता है। अर्थात ये बिना सत्यापन के ही पनपती है तथा बिना सत्यापन के ही ये तेजी से आगे बढ़ती है। इसके बाद में संचार के अनेक प्रकार भी माने जाते हैं, जैसे कुछ प्रकार तो हमने देखा है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि संचार का माध्यम क्या हो सकता है। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के अनेक माध्यम या विधियाँ रही है, जैसे प्रारंभ से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार से संचार की स्थापना करता आया है। आरंभ में जहाँ केवल इशारों से संचार होता था, कालांतर में भाषा और लिपि का ज्ञान हुआ तो उससे संचार की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। वर्तमान में स्थूल रूप में संचार के मोटा देखा जाए तो 3 प्रकार हैं। जैसे पहला है ऑडियो, श्रव्य, सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप, रेडियो, समितियाँ, ये सब श्रव्य माध्यम हैं।
दूसरा दृश्य माध्यम विजुअल्स, देखकर या पढ़कर प्राप्त सूचना दृश्य माध्यमों की श्रेणी में आती है। इसमें परिपत्र, आदेश, पुस्तक, प्रतिवेदन, चित्र, फोटो, झंडे, स्लाइड, पोस्टर, होर्डिंग, मूर्ति, प्रतीक, चिन्ह, सारे की सारे, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब विजुअल्स में शामिल होती हैं। तीसरा आता है श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो विजुअल्स। जिन माध्यमों में से एक साथ सुनकर एवं देखकर सूचना मिलती है वे श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, नाटक तथा व्यक्तिगत या सामूहिक अभिनय इसी श्रेणी में शामिल है। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में कंप्यूटर क्रांति के कारण संचार के नए माध्यमों जैसे ईमेल, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और भी अनेक तरह के माध्यम वर्तमान में पनप रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से भी संचार होता है आजकल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या वीडियो कॉलिंग से भी संचार हो जाता है। जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, विभिन्न ऑनलाइन ऐप हैं जो इनके माध्यम से व्यक्ति संचार कर सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार के वो हैं संचार के तरीके। प्रशासनिक व्यवहार में संचार का अत्यंत महत्व है। बिना संचार के सरकार में या निजी क्षेत्र में कार्य नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय है कि लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों प्रकार के संगठनों में संचार का अत्यंत महत्व है। सम्मेलन भी एक संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका भी बहुतायत में उपयोग होता है। बड़े स्तर पर किसी को कोई बात किसी को कहनी हो, समझानी हो तो हम सम्मेलन का उपयोग करते हैं। औपचारिकता, पत्र व्यवहार, लालफिता, सही समय की बर्बादी से मुक्त, ये एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मिलेट ने तो इसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तो आप इसे ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर भी आप डाल सकते हैं, वीडियो में भी आप डाल सकते हैं कमेंट, और कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी संबंध में एक पूर्व में एक विद्यार्थी ने पूछा था कि संचार को लेकर के कुछ एक प्रतिमान है। यद्यपि ये पीजी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तथापि बीए में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये समान रूप से महत्व का रखता है। उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि संचार प्रक्रिया के कुछ एक प्रतिमान हैं जिनके माध्यम से संचार की स्थापना करने में सरलता हो जाती है। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि कुछ एक प्रतिमान बने हुए, कुछ एक मॉडल बने हुए हैं जो बतलाते हैं कि संचार किस तरह से काम करता है। संचार तो एक जीवन की मूलभूत गतिविधि है। तो वास्तव में किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या कई व्यक्तियों तक कुछ सार्थक चिन्ह, संकेत या प्रतीक के संप्रेषण से सूचना, जानकारी, ज्ञान या मनोभाव का आदान प्रदान करना ही संचार है। संचार में संप्रेषक अपने प्रयासों से संदेशों को, चिन्हों को संकेतों द्वारा एनकोडिंग करता है तथा प्राप्तकर्ता उसे समझने का प्रयास करता है, अर्थात उसे डिकोडिंग करता है। बहुत से विद्वानों ने संचार प्रक्रिया को समझाने का प्रयास भी किया है। जैसे कुछ एक मॉडल है इसके, एक तो सैनन और वीवर का मॉडल बहुत लोकप्रिय है। इसे सैनन वीवर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1949 में सैनन और वीवर द्वारा सूचना सिद्धांत, इंफॉर्मेशन थ्योरी का ये प्रतिमान टेलीफोन मॉडल भी कहलाता है। इसमें शोर को, नॉइज को एक बड़ी बाधा माना गया है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक संप्रेषक होता है, फिर ट्रांसमीटर आता है, फिर संकेत होते हैं, फिर प्राप्तकर्ता होता है, फिर गंतव्य होते हैं, और बीच में शोर होता है। शोर तो कहीं भी आ सकती है, नॉइज तो सैनन वीवर का मॉडल एक महत्वपूर्ण मॉडल है। आपको ध्यान रखना होगा सैनन वीवर के मॉडल के संबंध में। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल हैं जो सी ओसगुड का मॉडल है, वेतस मैक्लिन का मॉडल है, लिगन मॉडल है, विल्बर्स्ट्रैम का मॉडल है, लोसवेल का मॉडल है। इन सब में मुख्य बात यही होती है कि एक संप्रेषण करता होता है, प्रक्रिया होती है, एनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है। अब हम संक्षेप में देखते हैं कि संचार में बाधाएं क्या क्या आ सकती है। भाषा संबंधी बाधाएं हो सकती है,
प्रत्येक स्थान की अपनी विशिष्ट बोली होती है। हो सकता है हमें जो भाषा नहीं आती उसमें हमें अगर कोई संदेश मिला है तो वो हम उसको पढ़ नहीं सकते, अर्थात हमारा संचार पूरा नहीं हुआ। तकनीकी और स्थानीय शब्दावली की समस्या हो सकती है। व्याख्या या समझने की प्रॉब्लम हो सकती है। इच्छा का भी अभाव हो जाता है कई बार। अनिच्छा के साथ में कोई संचार की प्राप्ति होती है तो हम उसको पढ़ते ही नहीं, देखते भी नहीं है। माध्यम की और प्रक्रिया की भी समस्या हो सकती है। अलग अलग माध्यमों से भी संचार प्राप्त होते हैं। लिख कर किया है, बोल कर किया है, किस तरह से किया है। आकार एवं दूरी की समस्या हो सकती है। तो इस तरह से संचार को लेकर के अनेक तरह की समस्याएं हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन सभी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। अगर हमारा संचार स्पष्ट है, भाषा के अनुसार है, संपूर्ण संचार है, समय पर है, उसमें लोचशीलता है, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप है, अर्थात उद्देश्य के अनुकूल है, तो संचार उपयुक्त हो सकता है। तो आप संचार के इस अध्याय को अच्छे से पढ़ें, इससे आपको ये परीक्षा उपयोगी है, एग्ज़ाम में आता रहता है। धन्यवाद।